दोस्तों नमस्ते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज अपन चर्चा करेंगे। एक पर्सन बच्चों का कई बार आ रहा था, मैंने सोचा कि इस पे मैं वीडियो बना के और आपको कंप्लीटली समझा ही दूं, ताकि आपका जो द्वंद्व है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, वो एकदम से आपके दिमाग से क्लियर हो जाए, एकदम से साफ हो जाए कि वास्तव में स्थितियां क्या है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो वास्तव में एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ लिए हुए होते हैं, उनको कंप्लीटली मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो किसी भी प्रकार का तनाव मत रखा करो। और वैसे ही वर्तमान जो समय है वो बड़ा तनाव भरा चल रहा है, चाहे वो सीमा की बात करें, चाहे अपने मन की बात करें, चाहे वो परीक्षा के माहौल को लेकर करें। तो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि इस तनावपूर्ण माहौल में हमें हर समय सकारात्मकता के साथ रहना है, और सकारात्मकता के साथ रहना है तो अपने आप पे विश्वास रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तनाव को अपने दिमाग से निकालना है। और तनाव के समय एक छोटी सी मैं अपील करना चाहूंगा कि जो पड़ोसी देश हमारे साथ कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे टिकटॉक वगैरह ये जो चीनी ऐप है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप आज ही उनको अनइंस्टॉल कीजिए और ऐसी चीजों का बहिष्कार कीजिए जो चीन द्वारा निर्मित है। हाँ, जो चीजें आपने खरीद ली हैं, ठीक है, जिनका आपने पैसे अदा कर दिया, हो सकता है वो हम नहीं फेंक सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में कम से कम उन चीजों को नहीं खरीदें। और जो मोबाइल में जो ऐप है कम से कम उनको हम अनइंस्टॉल करके एक छोटा सा एक मुहिम चला सकते हैं इस अभियान के लिए। तो खैर वो एक अलग आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, मैंने केवल एक आपसे निवेदन किया है। टॉपिक आज अपन पढ़ रहे हैं मानसिक संघर्ष, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट 18 भी यहां से प्रश्न आया है, 2020 स्कूल व्याख्याता में भी यहां से प्रश्न आया है, और 2016 स्कूल व्याख्याता में भी यहां से प्रश्न आया है। इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, तो वास्तव में है क्या, इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये बिंदु? देखिए ये बिंदु जो है वो दो टॉपिक में आता है। कौन कौन से टॉपिक में? एक मोटिवेशन में भी शामिल है, और एक आपका जो समायोजन टॉपिक है, मूल रूप से ये समायोजन का पार्ट है, लेकिन अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी ये आता है और समायोजन में भी आता है। तो मतलब एक बिंदु दो जगह है, आपके काम आएगा। तो बड़े आराम से एक एक चीज को समझना है। मानसिक संघर्ष, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं? कई बार ऐसी इच्छाएं होती हैं, कई बार दो चीजें एक साथ सामने आ जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में मैं ये करूं कि मैं वो करूं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सही क्या है गलत क्या है। दोस्तों ने कहा कि यार तेरा जन्मदिन है, मुझे हमें पार्टी देनी है। अभी जरा टेंशन में आ गया, दोस्तों के दबाव में आ गया, हाँ तो भर ली, लेकिन जैसे जेब को देखा तो पैसा ही नहीं है। अब उसके दिमाग में दो विचार चल रहे हैं, दोस्तों को पार्टी भी देनी है, हाँ कर ली, प्रेशर में आ गया। अब जैसे ही घर आया तो घर आते देखा कि पापा का पर्स रखा हुआ है। ठीक है, पापा क्या रखा हुआ है? पर्स रखा हुआ है। तो एक विचार मन में आया कि एक काम करता हूं कि इस पर्स में से 2000 रुपए निकाल लेता हूं और दोस्तों को पार्टी दे दूंगा। ठीक है, एक विचार था, लेकिन जैसे वो निकालने लगा दूसरा विचार आ गया। मान लो पापा को पता चल गया तो क्या होगा? पापा को पता चल गया तो क्या होगा? अब वो बच्चा द्वंद्व में आ गया। ठीक है, अब वो द्वंद्व में आ गए क्योंकि दो विचार थे। एक विचार होगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है। तो दो ऐसे विचार जो विरोधी स्थितियां पैदा कर दें और हम उलझ जाएं कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, तो हमारी सबकी जिंदगी में हर समय किसी न किसी रूप में, कभी न कभी, किसी न किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, मानसिक संघर्ष चलता रहता है। तो बड़े आराम से समझना कि दो विरोधी विचार जब आ जाते हैं तो हम उलझ जाते हैं कि मैं करूं कि मैं नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा सा मैं इतिहास इसका बताऊंगा आपको। मानसिक जो संघर्ष है, द्वंद्व है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था सबसे पहले 1932 में, ठीक है, वो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, लूरिया। ठीक है ना, AR लूरिया कह दें आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। AR लूरिया इनका पूरा नाम था। तो AR लूरिया ने 1932 में सबसे पहले मानसिक संघर्ष का अध्ययन किया, द्वंद्व का अध्ययन किया, कॉन्फ्लिक्ट का अध्ययन किया। तो पहला बिंदु क्या बन रहा है? मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन थे? लूरिया थे, AR लूरिया। कौन से लूरिया है? AR लूरिया। उसके बाद 1935 में कूर्ट लेविन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कूर्ट लेविन 1935 में, इन्होंने इसका बड़ा व्यापक अध्ययन किया और जो लूरिया ने जो निष्कर्ष निकाले उसके ऊपर इसने प्रयोग करके द्वंद्व के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। तो द्वंद्व के 3 प्रकार किसने बताए थे? कूर्ट लेविन ने। कब बताए? 1935 में, जबकि सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? AR लूरिया ने अध्ययन किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है 1938, हॉलैंड व सीयर्स,
हॉलैंड व सीयर्स ने इसका कुर्ट लेविन का जो अध्ययन था उसको थोड़ा सा व्यापक करते हुए इसके द्वंद्व के 4 प्रकार बताए। जो वर्तमान में जो द्वंद्व के 4 प्रकार हैं, जो चौथा प्रकार जोड़ा वो किसने जोड़ा है? हॉलैंड व सीयर्स ने जोड़ा है। और 3 प्रकार किसने बताए थे? कुर्ट लेविन ने। समझिएगा, लूरिया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अध्ययन किया। कुर्ट लेविन ने 1935 में इसके 3 प्रकार बताए अध्ययन करते हुए। 1938 में हॉलैंड और सीयर्स ने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार इसके बताए। थोड़ा सा माइंड में रखना है। इसके अलावा ब्राउन ने भी इसका अध्ययन किया है, ठीक है। ब्राउन ने इसका अध्ययन किया और चूहे पे प्रयोग किया। चूहे पे प्रयोग करके उन्होंने द्वंद्व का अध्ययन किया। इसके अलावा मिलर ने अध्ययन किया है, ठीक है। इसके अलावा सीएल हल ने अध्ययन किया है। तो ये सब लोगों का संबंध है। एक प्रकार से ऐसा प्रश्न आ जाए कि द्वंद्व से संबंधित कौन कौन है, तो स्पेशली लूरिया याद रखना, कुर्ट लेविन याद रखना, हॉलैंड व सीयर्स याद रखना। 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। और ब्राउन ने चूहे पे प्रयोग किया था। ब्राउन ने किससे प्रयोग किया था? चूहे पे प्रयोग किया था 1948 में। 1948 में ब्राउन ने चूहे प्रयोग किया। और मिलर व हल ने भी इसका व्यापक अध्ययन किया है, ठीक है। तो एक अलग मुद्दा है, हल ने 1952 में किया था और मिलर ने 1956 में किया है, ठीक है। इतना डिटेल में प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर भी माइंड में रखना है। मिलर व हल ने भी इसका अध्ययन किया है। ब्राउन ने चूहे पे इसका अध्ययन किया 1948 में। हॉलैंड व सीयर्स ने 4 प्रकार बताए। कुछ जगह हावलैंड लिखा आता है, एक ही बात है मेरे अनुसार, ठीक है ना। तो हावलैंड लिखा मिल जाए या उसके अनुसार ऐसा मिल जाए तो ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना। हावलैंड या हॉलैंड एक ही बात है, ठीक है ना। हावलैंड हॉलैंड, ठीक है। तो 4 प्रकार वर्तमान में जो बताए किसने बताए? हॉलैंड या सीयर्स ने बताए। 3 प्रकार किसने बताए? कुर्ट लेविन ने। 1932 में लूरिया ने इसका अध्ययन किया है। तो ये तो इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि होगी, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मानसिक संघर्ष या द्वंद्व क्या है। तो सिगमंड जो फ्राइड है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड का बहुत बड़ा योगदान है। सिगमंड फ्राइड एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। मैं फ्राइड को भी बहुत शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। बहुत से बच्चे बार बार कह रहे थे सर पूरा साइकोलॉजी का कोर्स, तो ये भी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी साइकोलॉजी का कंप्लीटली विथ एनिमेशन और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कंप्लीटली पूरा कोर्स मैं बता दूंगा एक निर्धारित समय पे। 7 या 8 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा पूरा का पूरा, जो बच्चे उस कोर्स को लेना चाहते हैं। बाकी इस पे भी मैं लगभग चीजें करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि ये मेरा चैनल मोटिवेशन के साथ बहुत सारी चीजों को, रणनीति को लेकर बना होता है। तो इसमें भी मेरी कोशिश रहेगी आपको लगभग चीजें मैं समझाऊं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, लूरिया, कुर्ट लेविन, हॉलैंड, सीयर्स 4 प्रकार। ब्राउन ने चूहे पर अध्ययन किया। मिलर और हल ने 1952, मिलर ने 1956 में और हल ने 1952 में। अब थोड़ा सा इसको समझना है, एक नई चीज क्या है इसमें कि मानसिक जो संघर्ष द्वंद्व है इसका कारण जो है सिगमंड फ्राइड, यानी सिगमंड फ्राइड का बहुत बड़ा योगदान है। और फ्राइड क्या कहता है? फ्राइड क्या कहता है? फ्राइड ने कहा कि जो मानसिक संघर्ष या द्वंद्व होता है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मूल प्रवृत्तियां। कौन सी प्रवृत्तियां? मूल प्रवृत्तियां। 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी इसने, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी इरोस और थेनाटोस। ये मैं व्यक्तित्व में पढ़ाऊंगा आपको, यहां मामूली सा समझा रहा हूं। तो इसने कहा था कि हमारे अंदर 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, इरोस और थेनाटोस। जब ये जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति दोनों एक दूसरे का विरोधी स्वरूप लिए हुए होती हैं, और जब दोनों एक साथ उत्पन्न होती हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है? संघर्ष या द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? तो दोनों प्रवृत्ति एक साथ उत्पन्न होंगी, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये काम शक्ति की ओर प्रेरित करती है, रचनात्मकता की ओर प्रेरित करती है, और ये आक्रामकता यानी आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये जीवन का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। इनकी वजह से द्वंद्व पैदा होता है, और इनके द्वंद्व की वजह से जो हमारा इड है, ठीक है ना, क्या है हमारा? इड है, इदम है और सुपर ईगो है। तो इड और सुपर ईगो में क्या पैदा हो जाता है? संघर्ष या द्वंद्व पैदा हो जाता है। ये किसने कहा? फ्राइड ने। तो फ्राइड जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति इसको कारण मानता है। ये अलग से मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, यहां नॉर्मली समझा रहा हूं। और इनकी वजह से इड और सुपर ईगो में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो ये कौन बताता है साहब? ये फ्राइड बताता है। ये माइंड में हल्का सा रखना। ये मानसिक संघर्ष चेतन रूप में होता है या अचेतन रूप में होता है? तो ये दोनों ही रूप में हो सकता है, चेतन में भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अचेतन भी हो सकता है। लेकिन अमूमन जो है, यदि हम स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हमारे चेतन में ही होता है। अचेतन में जो मानसिक रोगी होते हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो अचेतन में भी हो सकता है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति में जो मानसिक संघर्ष पैदा होता है वो दोस्तों याद रखना किस रूप में होगा? चेतन रूप में होगा। तो ये तो इसकी बेसिक चीजें थी। लूरिया ने अध्ययन किया, कुर्ट लेविन ने 3 प्रकार बताए, ठीक है। सीयर्स व हॉलैंड ने इसके 4 प्रकार बताए, मिलर ने इसका अध्ययन किया, ब्राउन ने चूहे पे प्रयोग किया। ये तो कंप्लीटली एक नॉर्मली एक माइंड में मैंने इमेज क्रिएट की है। अब थोड़ा सा अपन इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे,
परिभाषाओं। देखिए, रीट जैसे एग्जाम में परिभाषाएं बहुत कम आती हैं दोस्तों। अभी तक का जो पैटर्न रहा है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, अभी तक का पैटर्न रहा है, परिभाषाओं में बहुत कम प्रश्न आते हैं। स्कूल व्याख्याता के यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको परिभाषाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है, और ये टॉपिक सब एग्जाम्स में आता है। तो मैं 3 परिभाषाओं की चर्चा कर रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट मानी गई है। उनमें से एक परिभाषा स्कूल व्याख्याता में आ चुकी है, ठीक है। पहली परिभाषा है डगलस व हॉलैंड। ये परिभाषा एग्जाम में आ चुकी है, तो ये तो रीट के बच्चों को भी देख के जानी है, ठीक है। जो आ गई वो कम से कम सबको देखनी है। तो डगलस व हॉलैंड ने क्या कहा है संघर्ष के बारे में? डगलस व हॉलैंड ये कहते हैं कि ये कष्टदायक संवेगात्मक दशा है। कौन सी दशा है? कष्टदायक संवेगात्मक दशा। कष्टदायक संवेगात्मक दशा है, दो विरोधी इच्छाओं की वजह से उत्पन्न होती है। किसकी वजह से उत्पन्न होती है? विरोधी इच्छाओं की वजह से। तो डगलस हॉलैंड कहने का मतलब था कि द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष क्या है? एक कष्टदायक संवेगात्मक दशा जो दो विरोधी इच्छा या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होती है, कष्ट देती है। इसको इसने क्या नाम दिया है? संघर्ष कहा है। समझ में आ गया डगलस हॉलैंड? डगलस हॉलैंड ने क्या कहा है? कष्टदायक संवेगात्मक दशा जो दो विरोधी उद्देश्यों की वजह से हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। किसने कहा था? डगलस हॉलैंड, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आई हुई है, तो इसको याद रखना, डगलस हॉलैंड। दूसरी परिभाषा में बता रहा हूं सेफर। ये जो समायोजन टॉपिक है ना, समायोजन, मैं हर टॉपिक का एक ट्रेंडिंग बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो उसके साथ शेयर करूंगा। बाकी कोई मेरे अंतर्दृष्टि नहीं, कोई ये बता दिया वही सही है, लेकिन एक अनुमान होता है, एक टीचर को, पढ़ाने वाले को आइडिया लग जाता है कि यहां से ऐसी चीज आती हैं। सेफर है ना, इस टॉपिक में, समायोजन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस व्यक्ति की, किसकी? सेफर की, ठीक है। तो सेफर ने कहा था कि संघर्ष या द्वंद्व क्या है कि जब दो विरोधी प्रवृत्तियां, ठीक है ना, दो विरोधी प्रवृत्तियां या दो विरोधी इच्छा, ठीक है, प्रवृत्ति कह दीजिए या आप इच्छा कह दीजिए, वो एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं और जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं होती। पूर्ति एक साथ संभव नहीं होती। ये किसने कहा है? शेफर ने कहा है। शेफर का कहने का मतलब है द्वंद्व या संघर्ष क्या है? दो ऐसे व्यवहार उत्पन्न हो गए, दो ऐसी प्रवृत्तियां एक साथ उत्पन्न हो गई कि उनकी पूर्ति एक साथ नहीं हो सकती। आप चाहते हो कि दोनों एक साथ हो, ठीक है। मैं परीक्षा भी देना चाहता हूं और उसी दिन शादी भी करना चाहता हूं, ठीक है, दोनों एक साथ करना चाहता हूं, लेकिन ये कहता है कि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो उनसे जो चीजें पैदा हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इससे पैदा हो रहा है। तो दो विरोधी प्रवृत्तियां इच्छाओं की वजह से उत्पन्न होती है और जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं होती, वो क्या कहलाता है? मानसिक संघर्ष कहलाता है। दोस्तों, किसने कहा है? सेफर ने कहा है, ठीक है। और एक अंतिम परिभाषा की मैं चर्चा कर रहा हूं और वो है कर्तव्य। किसकी परिभाषा है? कर्तव्य। कर्तव्य कर्तव्य क्या कहता है कि वास्तव में संघर्ष क्या होता है? अभिप्रेरणा का टकराव। किसका टकराव है ये? अभिप्रेरणा का टकराव जो होता है वो क्या कहलाता है? मानसिक संघर्ष। तो 3 डेफिनेशन मैंने बताई हैं। कर्तव्य कहता है कि अभिप्रेरणा का टकराव मानसिक संघर्ष है। डगलस हॉलैंड कहता है कि एक कष्टदायक संवेगात्मक दशा तो दो विरोधी इच्छाओं की वजह से उत्पन्न होती है, और सेफर कहता है कि दो ऐसी प्रवृत्तियां एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? मानसिक संघर्ष बोलते हैं। तो 3 डेफिनेशन मैंने बताई। अब इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं लेके जा रहा हूं। क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से सबसे अधिक प्रश्न आता है? ये सबसे अधिक समझने वाला पार्ट है। उदाहरण आएगा, एग्जाम्पल आएगा, केवल आपको समझना है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि समझने की कोशिश करें कि वास्तव में चीज क्या है। फिर कभी भी मत डरें कि कैसा भी प्रश्न बना सकता है। एग्जामिनर की खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। मानसिक संघर्ष या द्वंद्व के प्रकार जो 3 प्रकार बताए थे वो कुर्ट-लेविन ने बताए थे। चौथा प्रकार जो जोड़ा वो किसने जोड़ा? हॉलैंड व सीएस ने जोड़ा। तो ये चारों प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं। कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है इसका उपागम उपागम। कौन सा प्रकार है इसका? उपागम उपागम। अब इसको समझना है। देखिए, साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नाम बहुत सारे होते हैं, एक ही चीज के कई नाम पूछ लेता है। अब इनको समझना सबसे पहले। उपागम उपागम को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अप्रोच अप्रोच। अप्रोच अप्रोच, ठीक है। अब हिंदी में कई नाम हो जाएंगे इसके, ठीक है। आप इसको पहुंच पहुंच भी बोल दें, पहुंच पहुंच, ठीक है। इसको आप ग्राह्य ग्राह्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप पद्धति पद्धति भी बोल सकते हैं,
ये सब इसके नाम हो गए हिंदी में। जितने भी नाम है हिंदी के भी कंप्लीट करवा रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं, इनके अलावा नहीं आएगा पांचवा नाम। मूल नाम है उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, पहुंच पहुंच, ग्राह्य ग्राह्य, पद्धति पद्धति। ठीक है, क्या है इसका मतलब समझिए, बहुत आराम से रिलैक्स मूड में समझना, बहुत इजी चीजें हैं। उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, पहुंच पहुंच, ग्राह्य ग्राह्य, पद्धति पद्धति, कोई सा भी नाम आ सकता है। इनमें से मतलब क्या है, जब मेरी जिंदगी में दो चीजें आ जाएं और दोनों ही पॉजिटिव हो, मुझे ये भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है, मैंने दो लक्ष्य बनाए लेकिन उनको एक साथ आ गए, वो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब लाइफ में दो ऐसी चीजें हैं, लाइफ में दो ऐसे आकर्षण हैं जो एक साथ पैदा हो गए। ठीक है ना, लाइफ में दो चीजें एक साथ आ गई आपके सामने। ठीक है, क्या आ गई, एक साथ आ गई। ठीक है, ये भी है और ये भी है, ये आप हैं, व्यक्ति है, पर्सन है कोई भी। ठीक है, और ये आपका गोल लक्ष्य और ये आपका गोल लक्ष्य। ठीक है, उपागम उपागम। ठीक है, दो चीजें एक साथ पैदा हो गई। ठीक है, बहुत सारी जिंदगी में कितने भी एग्जाम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मुझे मेरे फेवरेट खिलाड़ी के साथ रात को 8 बजे डिनर पे जाना है, मेरा फेवरेट खिलाड़ी मान लीजिए विराट कोहली के साथ मुझे डिनर पे जाना है, और उसी समय मेरे साथ ऑफर आ गया कि मुझे अपने किसी अजीत दोस्त के साथ भी कहीं घूमने जाना है, एक ही समय जाना है। अब ये भी चाहते हो और ये भी चाहते हो। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, किसी को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा। और ये जो द्वंद्व पैदा हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, उपागम उपागम हो रहा है। छोटे से बच्चे को अपन कई बार देखते हैं, छोटे से बच्चे के सामने अपने खिलौना रखा, बेटा देखो ये खिलौना, फिर कहते हैं देखो ये खिलौना। अब बच्चे को ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो कहता है पहले तो कहता है ये लूंगा, फिर कहता है ये लूंगा, फिर कहता है ये लूंगा, फिर कहता है ये लूंगा, बेचारा उलझ जाता है और लास्ट में कहता है मम्मा दोनों ही लूंगा मैं, तो वो उलझ जाता है। तो ऐसी बहुत बार स्थितियां आती हैं कि आपके सामने दोनों चीजें पॉजिटिव हो। ठीक है, आपको शादी का ऑफर मिला, दोनों लड़कियां बेहद सुंदर है, दोनों ही जॉब करती हैं। ठीक है, आपने उसको देखा वो भी पसंद आ गई, फिर दूसरी को देखा तो वो भी पसंद आ गई। अब माइंड में चल रहा है यार इसके साथ करूं कि इसके साथ करूं, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, दिमाग खराब हो जाता है। क्या करना चाहिए, बोलो बोलो क्या करना चाहिए, अरे क्या करना चाहिए बताओ, दोनों के साथ। वेरी गुड, देखो कितने अजीब विचार हैं, महानुभव में 5-7 बैठे हैं और उनका बड़ा सुंदर विचार है कि दोनों के साथ कर लेनी चाहिए। ये कैसी स्थिति है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये क्या है, उपागम उपागम, कि मुझे वो भी पसंद है बट मुझे वो भी पसंद है, लेकिन करनी तो एक के साथ ही है। अब जिसके साथ नहीं करोगे वो आपके मन में एक मतलब द्वंद्व पैदा हो जाएगा, अरे यार उसके साथ कर लेता, यार इसको छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं कि जब दो विचार एक साथ आपके साथ उत्पन्न हो जाएं, दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों में ही आकर्षण हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उपागम उपागम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मम्मी के साथ भी मुझे मार्केट में जाना है, उसी समय मुझे दोस्त के साथ खेलना भी जाना है, दोनों ही सकारात्मक हैं, लेकिन एक समय केवल एक ही काम हो सकता है और इससे द्वंद्व पैदा होता है, वो कौन सा दोस्तों, उपागम उपागम। क्लियर है माइंड में, कोई डाउट है किसी को, मेरे कोडिंग नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव है इसमें दोनों, उपागम उपागम है। ठीक है, अब अपन दो में बात करेंगे, परिहार परिहार। ये तो क्या था, उपागम उपागम था। 2 नंबर पे जो आता है उसका नाम है परिहार परिहार। ठीक है, इसको भी आपको बड़े आराम से समझना है। परिहार परिहार, परिहार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस अवॉइडेंस। ठीक है, हिंदी में नया नाम आ जाएगा इसका, त्याग त्याग। क्या नाम आ गया, त्याग त्याग। एक नाम इसको अपन और बोल सकते हैं दोस्तों, वर्जन वर्जन। ये सब नाम है, इनके अलावा कोई नया नाम नहीं आएगा, याद रखना, इतना विश्वास रखें। परिहार परिहार, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, त्याग त्याग, वर्जन वर्जन। क्या मतलब होता है कि जब दो चीजें नेगेटिव आ जाएं, मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे ये भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, मुझे दो चीजें नेगेटिव आ रही है, दोनों ही पसंद नहीं है मेरे सामने, बट मैं सोच रहा हूं क्या करूं, किधर जाऊं। ठीक है, मेरे सामने दो चीजें आ गई, दोनों ही मुझे पसंद नहीं। ये जो संघर्ष है वो क्या कहलाएगा, वर्जन वर्जन। ठीक है, उसमें यूं था, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ठीक है, वो स्थिति थी उपागम उपागम में। ये इधर से भी नेगेटिव आ रहा है, इधर से भी नेगेटिव आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। दोनों ही विकर्षण पैदा कर रहे हैं, मतलब दोनों ही अरुचिकर हैं, दोनों ही विकर्षण पैदा कर रहे हैं। वहां आकर्षण था, यहां क्या है, विकर्षण है। दोनों ही पसंद नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समझ में आ रहा है, मैं खेलना भी नहीं चाहता, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। यार एक काम तो कर ले बेटा, या तो खेल ले या पढ़ ले, मैं खेलूं भी को नहीं, मैं पढ़ूं भी को नहीं।
तो ये जो संघर्ष हो रहा है वो कौन सा है? त्याग है। ठीक है, मैं सामने वाले पे गोली भी नहीं चलाना चाहता और मैं मैदान से भागना भी नहीं चाहता, वो अगला मार देगा। भाई अर्जुन के साथ कौन सा था? यही तो था परिहार कि ये तो मेरे परिवारजन है मेरे सामने, इन पे मैं गोली कैसे चलाऊं? लेकिन मैं युद्ध से भागूंगा भी नहीं, युद्ध से भागना तो कायरता हो जाएगी। तो अर्जुन जो थे, वो श्री कृष्ण जो सारथी थे, वो तो खैर बड़े सारथी थे, उन्होंने तो उस द्वंद्व को समाप्त कर दिया। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे द्वंद्व आते हैं, हम उलझ जाते हैं कि सर क्या करें। तो कृष्ण जैसे सारथी की जरूर आवश्यकता होती है दोस्तों। परिहार का मतलब है कि मैं ये भी नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं करना चाहता, पढ़ना भी नहीं चाहता, खेलना भी नहीं चाहता, मैं बंदूक से गोली भी नहीं चलाना चाहता दुश्मन पे, और मैं मैदान से भागना भी नहीं चाहता। तो दोनों चीजें क्या होगी? नेगेटिव, परिहार यानी तीर का निशान कैसे आएगा? यूं आएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? परिहार। समझ में आ गया। तीसरे का अपन बोलते हैं एक उपागम एक परिहार। सबसे अधिक प्रश्न इसी पे आ रहे हैं, तीसरे प्रकार पे। रेट 18 में जो प्रश्न आया था वो भी इसी पे आया था, याद रखना। तो इस पे सबसे अधिक प्रश्न आ रहा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। एक उपागम है और एक क्या है दोस्तों? परिहार है। ठीक है, एक उपागम और एक परिहार। ठीक है, यानी कि एक तो क्या हो गया? पहुंच हो गया। ठीक है, और एक क्या हो गया? त्याग हो गया। ये ग्राह्य हो गया, ये वर्जन हो गया। ठीक है, ये पद्धति वर्जन हो गया। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वास्तव में क्या है। हिंदी के नाम मैंने वही क्लियर कर दिए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी अप्रोच और एविडेंस, ये किसको बोलते हैं? उपागम परिहार को बोलते हैं। अब इसको समझ लो, सबसे अधिक प्रश्न इसी पे आता है। रेट 18 में भी प्रश्न इसी पे आया है। अभी एजुकेशन साइकोलॉजी नेट में प्रश्न आए हैं 2, वो भी इसी में आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा साइकोलॉजी में भी यहीं से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट ये है उपागम परिहार। एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। एक सकारात्मक आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? नकारात्मक आ रहा है। एक पॉजिटिव आ गया मेरे सामने, लेकिन एक क्या आ गया साहब? नकारात्मक आ गया। ठीक है, ठीक है, या इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है, मतलब ये नकारात्मक है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस है, नकारात्मक। समझिए इसको थोड़ा सा। उपागम, एक पॉजिटिव विचार आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? नेगेटिव है। ठीक है, सकारात्मक, और एक क्या आ रहा है? नकारात्मक आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले अपन कि मैं परीक्षा देना चाहता हूं रिट की, मैं रिट की परीक्षा देना चाहता हूं, धनंजय रिट की परीक्षा देना चाहता है। अब धनंजय रिट की परीक्षा देना चाहता है, लेकिन वो असफलता से दुश्चिंतित हो रहा है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो, मतलब होता ना आप में, सर परीक्षा तो देनी है लेकिन गुरुजी असफल हो तो क्या करूंगा? अरे क्यों सोच रहे हो? वहां पे असफल हो जाओगे, देखा जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव विचार आ रहा है, मुझे तैयारी तो करनी है, लेकिन मैं असफल हो गया तो, ये दूसरा विचार कौन सा आ रहा है आप में? नेगेटिव विचार आ रहा है। ठीक है, आपके शरीर में पित्ताशय में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाना है, इस बीमारी को मुझे निकालना है। साइकोलॉजी नेट में आया हुआ है, मुझे इस बीमारी को निकालना है पित्ताशय को, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। अरे बीमारी को निकालना है, पॉजिटिव विचार है, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। है कौन सा आ गया? नेगेटिव। बिना ऑपरेशन के वो अलग कैसे होगी? तो ये कौन सा विचार आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है, वो एक पॉजिटिव आ रहा है कि मुझे बीमारी से को दूर करना है, लेकिन मैं इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। ठीक है, मैं टीचर के सामने अपनी गलती को तो स्वीकार करना चाहता हूं, रिट में आया था, मैं टीचर के सामने गलती को स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे ही गलती को स्वीकार किया, गुरुजी मेरी धुलाई कर देंगे, पिटाई करेंगे, दंड देंगे। वो मेरा नेगेटिव विचार है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव विचार को अपन क्या बोलते हैं? उपागम परिहार बोलते हैं। एक सकारात्मक विचार मेरी लाइफ में आ रहा है और दूसरा विचार क्या आ रहा है? मेरी लाइफ में नकारात्मक विचार आ रहा है। मतलब अर्थ समझ में आना चाहिए। उदाहरण कितने भी हो सकते हैं दोस्तों, कितने भी हजारों एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है। भाषा को आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा, और भाषा को समझने के लिए आपकी खुद की बुद्धि, खुद का विवेक काम आएगा, दूसरों की बुद्धि विवेक काम नहीं आएगी। इसलिए मेंटली इस चीज के लिए तैयार रहें कि मैं कर लूंगा और बेहतरीन करूंगा, और मुझे एक एक चीज समझ में आएगी, मैं कर जाऊंगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम की तैयारी करो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये उपागम और परिहार समझ में आ गया। पॉजिटिव एक, दूसरा नेगेटिव है। तीनों ये कुर्त लेविन ने बताए। तीनों प्रकार किसने बताए? कुर्त लेविन ने। और जो चौथा प्रकार वर्तमान में जोड़ दिया गया है वो क्या है? बहु उपागम परिहार संघर्ष। ये अंतिम प्रकार है। ये क्या है? बहु लगा दो इसके प्रति, ठीक है, या इसको द्विउपागम कह दो आप, ठीक है, द्विउपागम कह दो, ठीक है। तो बहुउपागम या द्विउपागम यानी मल्टी
अप्रोच एवोडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो ये एकदम इजी हो गया जब दो चीजें पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, ठीक है, कि दो पॉजिटिव भी आ रहे हैं और दो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये बहुपागम द्वंद्व है कि मेरे सामने दो पॉजिटिव आ गए दो नेगेटिव आ गए। मैं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए इसको समझाने के लिए कि हमारे सामने दो चीजें ऐसी आ जाती हैं, हमें कोई चीज का चुनाव करना है कि मुझे कोई कैरियर का चुनाव करना है कि मुझे ये कैरियर करना चाहिए, तो उस कैरियर में आपके सामने दो चीजें पॉजिटिव है कि तनख्वाह बहुत अच्छी है, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा सम्मान बहुत है, रेस्पेक्ट बहुत है, ये तो पॉजिटिव हो गए दो। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, आपकी निजी जिंदगी खराब हो जाती है, प्रशासन सेवा के बाद बात करते हैं, पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं रहती है, पैसा खूब है और सम्मान खूब है, तनख्वाह वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, सामाजिक सम्मान भी खूब मिलता है, लेकिन आपकी पारिवारिक जिंदगी नहीं बसती है, आपको बहुत ज्यादा दबाव में रहना पड़ता है। दो नेगेटिव आ गए। अब ये सोच रहे हो कि मैं आरएस की तैयारी करूं, आईएएस की तैयारी करूं कि नहीं करूं, ये बड़े लक्ष्य हैं, पॉजिटिव हैं यार, कितना बड़ा सम्मान है और तनख्वाह वगैरह सुविधा भी बहुत शानदार मिलती है, लेकिन मेरी पर्सनल मैं खुद कभी टाइम नहीं दे पाऊंगा और मुझे एक लंबे दबाव में भी रहना पड़ता है, एक लंबे हर समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी करूं कि नहीं करूं। ये कौन सा संघर्ष हो रहा है, बहुउपागम परिहार संघर्ष, कि दो से ज्यादा या दो तीन पॉजिटिव आ गए और दो या तीन के आगे नेगेटिव आ गए और मैं इस स्थिति में आ गया कि अब मैं इस चीज को करूं कि नहीं करूं। ये कौन सा कहलाता है, बहुउपागम परिहार संघर्ष। तो दोस्तों ये चार प्रकार थे, बहुत सिंपल वे में समझिएगा, बहुत सिंपल वे में। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाए तो ये और भी मजा आए इन चीजों को पढ़ाने में, ठीक है। समझिएगा, सीमित संसाधनों से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, तो थोड़ा सा समझिएगा। पहला है उपागम उपागम, दो चीजें दोनों ही धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, ये भी करना चाहता हूं ये भी करना चाहता हूं, और उनको चुनाव को लेकर जो द्वंद्व पैदा हो रहा है। परिहार परिहार में दोनों चीजें नकारात्मक हैं, ये भी नहीं चाहता मैं, ये भी नहीं चाहता। उपागम परिहार में एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, और बहुउपागम परिहार में दो पॉजिटिव हैं या दो नेगेटिव हैं। दोस्तों ये अब आपके दिमाग में है कि सर ये द्वंद्व पैदा हो जाता है, इसका कोई समाधान भी है क्या? दोस्तों सिंपल सी बात याद रखना, द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट हमारी जिंदगी में बार बार आएगा, हर जगह आएगा। सिंपल सी बात याद रखें, द्वंद्व से भी आपको निकलना है तो पहला अप्रोच हमेशा याद रखेंगे, डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन ले लिया तो डिसीजन लेने के बाद बदलना नहीं चाहिए। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, दूसरे रिट की एग्जाम आ रही है। आपने डिसीजन ले लिया कि सर मुझे तो शादी नहीं करनी, मुझे रिट की तैयारी करनी है, घर वाले नाराज हो गए। एक ये कि जैसे डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, घर वालों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और फिर जैसे लगता है नहीं मैंने तो गलत किया, मुझे तो घर वालों की बात माननी चाहिए। एक डिसीजन ले लो, या तो घर वालों की बात ही मानो कि यार कोई बात नहीं है, शादी के बाद भी तो तैयारी हो सकती है, बहुत से लोगों ने किया, तो वो वैसे कर लो, या वैसे कर लो कि मेरे को यही करना है। और ये करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद उस पर डट रहना सीखो। याद रखना, बदलाव नहीं आना चाहिए कि जो मैंने सोच लिया कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए कैरियर एक नंबर पे है, तो कैरियर का मतलब कैरियर ही है, उसके बाद ये नहीं कि यार मैंने तो गलत किया, मैंने सबको नाराज कर दिया। ये चीज दिमाग में नहीं आना चाहिए, वरना कॉन्फ्लिक्ट दोबारा पैदा हो जाएगा। तो आपका तो डिसीजन बड़ा गजब का होना चाहिए, डट डिसीजन होना चाहिए। दूसरा, द्वंद्वों को दूर करने का दूसरा उपाय सिगमंड फ्रायड ने जो समायोजन की युक्तियां बताई हैं, प्रत्यक्ष युक्तियां और अप्रत्यक्ष युक्तियां, वो समायोजन टॉपिक में अलग से अपन पढ़ेंगे, दमन समन प्रतिगमन सब जितनी भी युक्तियां हैं, तो वो भी एक तरीका है द्वंद्वों को दूर करने का। लेकिन सबसे पॉजिटिव तरीका क्या है, जो मैंने सोच लिया, डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद कदम पीछे नहीं हटने चाहिए कि मैंने ले लिया मतलब अब तो यही करना है। ये द्वंद्वों को दूर करने का सबसे पॉजिटिव उपाय है। दोस्तों निवेदन करूंगा कि वीडियो देखने के साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए करो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, समझ में आएंगी, उनको बड़ा फायदा होगा। अधिकतम मैक्सिमम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, उनको अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करो ताकि उन बच्चों को मनोविज्ञान में फायदा हो। मैं बहुत जल्दी कॉलेज लेक्चर की एग्जाम का बहुत जल्दी विज्ञापन आ सकता है, तो उसके जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं उनकी रणनीतियां, सेकंड ग्रेड एग्जाम के ऊपर कुछ इंटरव्यूज, बाकी बहुत सारी रणनीतियां जितनी भी हैं वो सब मैं आपकी हितार्थ प्रकाशित करूंगा, किस एग्जाम की कैसे। और कोशिश रहेगी, पटवारी और ग्राम सेवक के बच्चे बहुत बार निवेदन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी रणनीतियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन सभी वीडियोस के साथ मनोविज्ञान, मोटिवेशन, रणनीतियां और आपकी जिंदगी को चेंज करना, लाइफ को चेंज करने के उद्देश्य के निहितार्थ बनाने वाले वीडियो और लाइव चर्चाओं के साथ मैं आपके साथ हमेशा रूबरू होता रहूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। आपका ये प्रेम, आपका ये सहयोग हमेशा मुझे यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।